स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी अपडेट से हम करने जा रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। कल CWC की बैठक होगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कल बैठक होने जा रही है। शाम 4 बजे CWC की ये बैठक होने जा रही है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर चर्चा की जाएगी। तो कल शाम 4 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये बैठक होने जा रही है दिल्ली में। आपको बता दें, हाल ही में जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उनमें कांग्रेस की बहुत बुरी परिस्थिति हुई है, हार हुई है। और उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस ने जिस गाजे बाजे और बड़े चेहरे के साथ चुनाव लड़ा था प्रियंका गांधी की अगुवाई में, उसके बावजूद उसका फायदा कांग्रेस को नहीं मिला और कांग्रेस की परिस्थिति 2017 से भी नीचे चली गई। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। शाम 4 बजे का वक्त है जब CWC की बैठक होगी। 5 राज्यों में जो चुनाव नतीजे आए हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी। और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब बुर्का पहनकर पहुंचने को लेकर शुरू हुआ विवाद अलीगढ़ में आज भी देखने को मिल रहा है। श्री वार्ष्णेय कॉलेज में ड्रेस कोड को लेकर कॉलेज के गेट पर एक नोटिस लगाया गया जिसमें छात्र छात्राओं से किसी तरह के कपड़े से चेहरा ढककर आने पर रोक है और कॉलेज कंपाउंड में बिना ड्रेस के आने वाली छात्राओं और छात्रों को वापस भेजा गया है। कॉलेज के अनुशासन अधिकारी की माने तो प्रोस्पेक्टस में ड्रेस कोड के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन बच्चे उसे फॉलो नहीं कर रहे और इसीलिए रिमाइंडर नोटिस लगाया गया है। उधर कॉलेज की छात्र छात्राओं ने इस फैसले को सही करार दिया है। तो अलीगढ़ में एक नोटिस चस्पा किया गया है कॉलेज के बाहर, जहां पर अपने चेहरे को ढककर आने या किसी ऐसी पोशाक पहनने पर प्रतिबंध है। दरअसल ये एक रिमाइंडर नोटिस है। पहले भी इस रोक के बावजूद कुछ छात्र ऐसे नोटिस हो रहे थे जो उसका पालन नहीं कर रहे थे, तो अब इस ड्रेस कोड को लेकर ये नोटिस लगाया गया है। जनरली प्रोस्पेक्टस में पढ़ती नहीं है, प्रोस्पेक्टस में ही यही ड्रेस है, वही सेम सूचना है, इसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं है। जो क्योंकि ड्रेस को लेके जो न्यूज़ आई है ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था, लेकिन बिना पूछे बिना कॉलेज से इंफॉर्मेशन लिए अखबारों में छापी गई है। कॉलेज में जो भी घटना, एक छोटे छुटपुट सी झड़प हुई थी बच्चों की और वो कहासुनी के बेस पे हुई, लेकिन फिर भी गणवेश को लेकर वो हुई है, तो इसलिए ये नोटिस दोबारा लगा दिया है कि बच्चे प्रॉपर उस गणवेश में आएंगे। यदि उसमें नहीं आएंगे तो हम प्रवेश ड्रेस तो कॉलेज में कंपलसरी होती है और ड्रेस के बिना हमारी कोई पहचान नहीं है। जब हम ड्रेस में आते हैं तो हमको पता चलता है कि हम कॉलेज में स्कूल में आ रहे हैं, तो ड्रेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चे अब बिना ड्रेस के भी आ रहे हैं, उनको प्रिंसिपल साहब वापस भी कर रहे हैं। जी, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ड्रेस के बिना कॉलेज आने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक वो होता है, ड्रेस कोड होती है, उसी से पता चलती है हमको कि हम कॉलेज आए। नोटिस से तो ये है कि सब लोगों को अपनी यूनिफॉर्म में ही रहना चाहिए और यूनिफॉर्म में ही आना चाहिए और सिविल ड्रेस बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए कॉलेज में। और ड्रेस ही सबसे बड़ी यूनिफॉर्म होती है जिससे हम कॉलेज स्टूडेंट लगते हैं। और अब एक बड़ी खबर हमें मिल रही है सोर्सेज से। सांसद बने रहेंगे अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर है, सांसद बने रहेंगे अखिलेश यादव। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें उससे पहले, सांसद बने रहेंगे अखिलेश यादव, इस्तीफा नहीं देंगे। आजम खान भी पद नहीं छोड़ेंगे, दोनों सांसद बने रहेंगे। फिलहाल करहल सीट से विधायक चुने गए अखिलेश यादव। और इस वक्त एक और बड़ी खबर देवबंद से मिल रही है। ATS ने बड़ी कार्रवाई की है। हिरासत में लिए गए हैं 3 संदिग्ध। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर हमें मिल रही है। प्राइवेट हॉस्टल में ATS की कार्रवाई हुई है और बांग्लादेश के नागरिक होने की आशंका जताई जा रही है। हिरासत में 3 संदिग्ध हैं इस वक्त। देवबंद में ATS ने ये बड़ी कार्रवाई की है। प्राइवेट हॉस्टल में ये कार्रवाई हुई है जहां पर पकड़े गए तीनों संदिग्ध बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेश के नागरिक है, इसकी आशंका जताई जा रही है। छानबीन जारी है, पूछताछ जारी है, लेकिन बड़ी अपडेट यही कि ATS ने देवबंद से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी देवेश त्यागी इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। देवेश, क्या अपडेट है? आखिर किस तरह ATS पहुंची इन तीनों संदिग्धों तक और कैसे इनको पकड़ा गया? क्या जानकारी अभी तक आपको मिल पा रही है? आस्था, मैं आपको बताना चाहूँगा, चुनाव से पहले ही देवबंद में ATS सेंटर की घोषणा कर दी गई थी और ATS यहाँ एक्टिव रहती है क्योंकि अधिकांश सहारनपुर और देवबंद को स्लीपर सेल के तरह यूज करते हैं लोग। और
जो संदिग्ध हैं, जो बांग्लादेश के और बर्मा के बताए जा रहे हैं, उन 3 लोगों को दोपहर में लगभग 1:30 बजे के आसपास जो दारुल उलूम के सामने एक चौराहा पड़ता है, उसके आसपास ही एक प्राइवेट हॉस्टल था, उसमें ये तीनों रह रहे थे, काफ़ी समय से रह रहे थे। एटीएस इन पर लगातार नज़र रखे हुए थी। जैसे ही इन्हें एटीएस को मौका मिला, आज उनको उठाकर ले गई है। अभी हालांकि जो पूरी गिरफ्तारी है ये सूत्रों के हवाले से है, और कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, एटीएस के अधिकारी हैं या सहारनपुर जिले के अधिकारी हैं, वो किसी भी तरह से मना कर रहे हैं कि ये किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी या हिरासत में नहीं लिया गया है। लेकिन हमारे सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि 3 लोगों को यहाँ से उठाया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जी, बिल्कुल। आने वाले समय में इसकी घोषणा की जाएगी। और उसके आधार पर इन तीनों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि ऑफिशियली इस बात से इनकार किया जा रहा है, पर न्यूज 18 के सोर्सेज बता रहे हैं कि 3 लोगों से पूछताछ चल रही है, उन्हें हिरासत में लिया गया है। शुक्रिया देवेश। और एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों के सामने रख दे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से शिवपाल यादव ने मुलाकात की है। चुनावी नतीजों के बाद लखनऊ में शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव से यह मुलाकात की और बताया जा रहा है कि चाचा और भतीजे के बीच चुनावी नतीजों को लेकर मंथन हुआ है। बाद में शिवपाल यादव ने कहा कि हार को स्वीकार करते हैं, हार के कारणों की समीक्षा होगी। तो इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता दें। पहली खबर तो ये आ रही है कि अखिलेश यादव इस्तीफा नहीं देंगे सांसद पद से, और ना ही आजम खान, दोनों सांसद बने रहेंगे। हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें करहल सीट से चुने गए हैं अखिलेश यादव। विधायक मैनपुरी की करहल सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था, और कयास यही लगाए जा रहे थे कि अब आगे क्या होगा, वो सांसद बने रहेंगे, इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। तो अब स्थिति स्पष्ट हो गई है, सांसद नहीं देंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर इस मुलाकात से जुड़ी हुई, चुनावी परिणामों पर चर्चा हुई है शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच। लखनऊ में चाचा भतीजे की यह मुलाकात हुई है, और जिसके लिए बताया जा रहा है कि मंथन हुआ है, और शिवपाल यादव ने कहा है कि हार को स्वीकार करते हैं और हार के कारणों की समीक्षा होगी। ये समय अच्छा था, इस समय बहुत अच्छा था, माहौल भी अच्छा था। तो कहीं न कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं चुनाव में, तो उस पर हम सब लोगों को चिंतन करना है, और चिंतन के साथ साथ समीक्षा भी करनी है। और समीक्षा करने के बाद हम सब लोग फिर आगे काम करेंगे। और हमेशा चुनाव संगठन के बल पर ही जीता जाता है, तो कहीं न कहीं संगठन में खामियां हो जाती हैं। तो जो भी परिणाम आए हैं, तो जो जनता ने जनादेश दिया है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। उधर चुनाव नतीजों के बाद लखनऊ में सरकारी बंगले खाली करने का सिलसिला शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कालिदास मार्ग स्थित सरकारी बंगला खाली कर दिया है, और वो गोमती नगर स्थित अपने घर में शिफ्ट हो गए हैं। तो जैसा कि नियम है, सरकारी आवास जो कि उस पद पर आसीन है उसी को अलॉट होते हैं, और वही उसमें रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बीजेपी सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने बीजेपी को छोड़कर सपा ज्वाइन की, चुनाव से पहले चुनाव लड़े, चुनाव हार गए हैं, और अब चुनाव नतीजे के बाद सरकारी बंगला खाली करने का सिलसिला जो शुरू हुआ है, उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कालिदास मार्ग पर उनका सरकारी बंगला अलॉट हुआ था उसे खाली कर दिया है। और खबर ये आ रही है कि वो अब गोमती नगर स्थित अपने घर में शिफ्ट हो गए हैं। आने के बाद से ही नेताओं का सरकारी बंगले खाली करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर। देखिए, ये वो बंगला है 14 कालिदास मार्ग, जो स्वामी प्रसाद मौर्य को 2017 के चुनाव के बाद मंत्री बनने के बाद अलॉट किया गया था। हालांकि चुनाव से ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद भी वो इस बंगले पर ही रह रहे थे, सरकारी कामकाज को आगे बढ़ा रहे थे। कल तक उन्होंने इसी आवास पर रहकर नतीजे आने के बाद भी इंटरव्यू दिया है, लेकिन आज अभी जो जानकारी मिल रही है, ये बंगला खाली हो गया है, कुछ कुछ सामान बचा हुआ है घरेलू, लिहाजा इस गेट को बंद किया गया है। और ये देखिए, इस नेम प्लेट पर से स्वामी प्रसाद मौर्य का जो नाम है वो हटा भी दिया गया है, मिटा भी दिया गया है, और अब ये बंगला, वो सरकारी बंगला खाली कर रहे हैं। हालांकि अंदर कुछ वर्कर हैं जो मना कर रहे हैं, कह रहे कि घर की कुछ महिलाएं हैं और कुछ सामान पड़ा हुआ है।
लिहाजा अभी फिलहाल जो है इस गेट को वो नहीं खोल रहे हैं। लेकिन तस्वीरें जो है वो ये बता रही हैं कि अंदर किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का गाड़ियां बची हुई हैं जो यहाँ से शिफ्ट हो रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के पास लखनऊ के ही गोमती नगर इलाके में अपना निजी आवास है और यहीं से खाली करने के बाद सारा सामान उनके निजी आवास गोमती नगर पे जा रहा है। यानी कि नतीजे के सामने आने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ये बंगले को खाली कर रहे हैं। और इसी के साथ बहुत सारे मंत्री ऐसे भी जो चुनाव हार गए हैं या जिन्होंने दल छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था, उनके भी बंगले खाली करने का सिलसिला इसी के साथ शुरू हो गया है। न्यूज़ 18 लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिलने पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा है कि चुनाव में भाजपा नेताओं ने निषाद पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जीततोड़ प्रचार किया है। जनता ने मोदी और योगी की नीतियों और सुशासन पर वोट दिया है। पिछली सरकारों में रावण राज था, ये बातें संजय निषाद अब कह रहे हैं। मोदी योगी सरकार में अब राम राज है। निषाद पार्टी के उम्मीदवारों के लिए भी भाजपा के स्टार प्रचारकों ने जबरदस्त तरीके से कैंपेनिंग की है। मोदी और योगी के सुशासन को जीत मिली है, ये कहना है संजय निषाद का। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे हमारे प्रत्याशियों का प्रचार उसी मनोवेग से किया, उसी तरीके से मेरे कार्यकर्ता हर एक विधानसभा में तन मन धन से हमारे कार्यकर्ताओं ने जो हमारे समाज के ऊपर एक पौआ और पैसा के लिए भी लगा था, और इनके साथ और जातियां जो छोटी थी गांव में कि पौआ और पैसा पर वोट दे देते हैं, लेकिन धन्य हो आज का चुनाव मोदी जी की नीति, अमित शाह जी का प्रबंधन, बंसल जी का उस प्रबंधन को लागू करने के लिए और माननीय योगी आदित्यनाथ का जो सुशासन था, इन तीनों ने इस मिथक को कि जो गांव का गरीब है पौआ पैसा वोट देता है, लेकिन उसने हटाकर पावर के बटन दबाया, कमल का भोजन भरी थाली और जो है कप प्लेट दबाकर एक ऐतिहासिक जीत दिया है। वही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने चुनाव में हार के बाद एक कविता के जरिए अपनी बात कही है। उन्होंने अब कहा है कि जनता ने उन्हें विपक्ष की भूमिका निभाने की जो जिम्मेदारी दी है उसे अब वो बखूबी निभाते रहेंगे। कर्तव्य ही मेरा धर्म है, कहते हैं ना, क्या हार में क्या जीत में किंचित मैं भयभीत नहीं। संघर्ष के पथ पे जो मिले ये भी सही वो भी सही, चाहे मुझे तप दो या अभिशाप दो, कर्तव्य के पथ से भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। संघर्ष के पथ पे ये भी सही वो भी सही, जो मुझे विपक्ष की भूमिका दी है जनता ने, मैं अपनी विपक्ष की भूमिका बाखूबी से निभाऊंगा। और हमेशा जनता ने जो मुझे प्यार आशीर्वाद जो भरपूर वोट दिया है उसका सम्मान करता हूं और हमेशा जनता के साथ रहूंगा और विपक्ष की भूमिका में डट के रहूंगा। उधर कांग्रेस से निकाले जाने के बाद ज़ीशान हैदर ने पार्टी नेताओं पर निशाना साधा है और एक ट्वीट करके उन्होंने लिखा है। उस ट्वीट का कंटेंट हम आपको बता देते हैं। वो लिख रहे हैं, मैंने कांग्रेस नेतृत्व के बारे में आज तक कुछ नहीं कहा और ना लिखा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अब कांग्रेस में नौकर ही नेतृत्व हो गए हैं। बता दें कि ज़ीशान हैदर को पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी करने के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। तो आपको उस ट्वीट को हम दिखा देते हैं। ज़ीशान हैदर ने किस तरह की बातें उस ट्वीट में कही हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं कांग्रेस नेतृत्व के बारे में आज तक मैंने कुछ ना बोला है ना लिखा है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है कि अब कांग्रेस में नौकर ही नेतृत्व हो गए हैं। आपको बता दें, ज़ीशान हैदर को पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी करने के आरोप में कुल 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। और अब आगे बढ़ते हैं, अगली अहम खबर का रुख करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर ने सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। ओपी राजभर ने यह भी दावा किया कि चुनाव में गड़बड़ी की गई और ईवीएम भी हैक हो गई। ओपी राजभर ने हार की समीक्षा करने की भी बात कही है। तो सुभासपा के अध्यक्ष ओपी राजभर अब ये बड़े आरोप लगा रहे हैं। ईवीएम हैक करने जैसे आरोप ओपी राजभर लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गड़बड़ी की गई है, चुनाव में सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया गया है। ये गंभीर आरोप चुनाव में गड़बड़ी से संबंधित अब ओपी राजभर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कि जनता ने हम लोगों को वोट दिया है, उसमें कोई शक नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा है। 50 सीटें हम हारे हैं 2000 के नीचे और लगभग समझ लें कि 42 सीटें हम हारे हैं 5000 से 2000 के बीच में।
तो कहीं ना कहीं अब जैसे अगर सिरातों की बात करें तो 4-4, 5-5 बार गिनती, जब रिजल्ट चक्रवार हो रहा है तो फिर गिनती कराने की क्या ज़रूरत, जौनपुर में गिनती कराने की क्या ज़रूरत, हर जिले में, गाजीपुर में गिनती शुरू हुई, फिर वहाँ के लोकल बॉडी ने प्रयास किया तो गिनती। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला जारी है। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश में शान से सत्ता में वापसी के बाद अब नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें मिल रही है उसके मुताबिक सीएम योगी कल यानी कि 13 मार्च को दिल्ली के दौरे पर जाएंगे। चुनाव जीतने के बाद वो पहली बार दिल्ली पहुंचेंगे। यहां पर वो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सत्ता वापसी के बाद अब शपथ ग्रहण की चर्चा जोरों पर है और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही दिल्ली के दौरे पर जाएंगे। यहां पर वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे, उनको शपथ ग्रहण में आने का न्योता वो देंगे, जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।